गुड इवनिंग एस्पिरेंट्स। आज मॉर्निंग में हमने पढ़ा था चैप्टर 2 ओनली आईएएस का मार्क्स बूस्टर सीरीज। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 3। चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था समाचार पत्रों में रही कुछ महत्वपूर्ण वनस्पतियों के बारे में। अब हम पढ़ेंगे गंभीर रूप से लुप्तप्राय आवासों और प्रजातियों के लिए रिकवरी कार्यक्रम। तो आइए शुरू करते हैं। प्रजातियों के लिए रिकवरी कार्यक्रम के बारे में हम कुछ जानते हैं। पर्यावरण और वन मंत्रालय की पूर्व योजना राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के विकास के लिए सहायता को 11वीं योजना अवधि 2007 से 12 के दौरान पुनर्गठित करके वन्यजीव आवासों का समेकित विकास के रूप में नामित किया गया था। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारतीय वन्यजीव संस्थान और अन्य वैज्ञानिक संस्थानों संगठनों के साथ परामर्श करके 16 अथलीय 6 जलीय प्रजातियों की पहचान की, जिसका उद्देश्य गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों, पारिस्थितिकी तंत्रों को बचाना और संरक्षित क्षेत्रों के बाहर व्यापक परिदृश्य समुद्री परिदृश्य में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। तो हमने पढ़ा प्रजातियों के बारे में रिकवरी कार्यक्रम के कुछ अंश। अब हम देखते हैं कि किन किन प्रजातियों के लिए रिकवरी कार्यक्रम स्टार्ट किए गए हैं। पहला है एशियाई जंगली भैंस। क्या है इनके बारे में, क्या है इनकी स्थिति? तो एशियाई जंगली भैंस को IUCN के रेड लिस्ट में संकटग्रस्त के रूप में शामिल किया गया है। संकटग्रस्त इट मीन्स एंडेंजर्ड के रूप में शामिल किया गया है। एंडेंजर्ड से मतलब है कि जंगल में विलुप्त होने का बहुत अधिक जोखिम है इनका। और साइट्स के परिशिष्ट 3 में शामिल किया गया है। साइट्स के परिशिष्ट 3 में शामिल होने का अर्थ है कि यह उस पार्टी के अनुरोध पर शामिल प्रजातियों की एक सूची है जो पहले से ही प्रजातियों के व्यापार को नियंत्रित करती है और जिसे अस्थिर या अवैध शोषण को रोकने के लिए अन्य देशों से सहायता या सहयोग की आवश्यकता होती है। परिशिष्ट 3 में शामिल कुछ, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने आपको बताया था पिछले चैप्टर में कि कुछ जीव हैं जैसे कछुए, वालरस, कैप्स्टैग, बीटल इत्यादि शामिल हैं। लगभग 211 प्रजातियां शामिल थीं इसमें। तो ये हमने पढ़ा था परिशिष्ट 3 के बारे में। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अनुसूची 1 में इसे शामिल किया गया है। अनुसूची 1 में शामिल करने से इसका मतलब है कि इस सूची के तहत पूरे भारत में प्रजातियों का शिकार करना प्रतिबंधित है, यानी इसका शिकार नहीं किया जा सकता। दूसरा क्या है कि इसके लिए अगर कोई शिकार करता हुआ पाया जाता है तो उसके लिए कठोरतम दंड के भागीदार होंगे, ठीक है। और जिन्हें कठोर सुरक्षा की, यानी इन प्रजातियों के कठोर सुरक्षा की आवश्यकता होगी। इसकी एग्जाम्पल में हमने पढ़ा था काला हिरन, हिम तेंदुआ, हिमालयी भालू, एशियाई एशियन चीता, ये सब हमने पढ़ा था कि इसको शामिल किया गया है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अनुसूची 1 में शामिल किया गया है। ओके, तो ये हमने जाना इसकी स्थिति के बारे में। अब है एशियाई जंगली भैंस के बारे में हम कुछ जानते हैं। एशियाई जंगली भैंस ये पृथ्वी पर दूसरी सबसे भारी जीवित बोविडी प्रजाति, यानी चिर खुर वाले जुगाली करने वाले स्तनधारियों का परिवार है। तो क्या है ये पृथ्वी पर दूसरी सबसे भारी जीवित बोविडे प्रजाति, जीवित बोविडे प्रजाति। सबसे पहले इसका प्रजाति क्या है, तो बोविडे प्रजाति चिर खुर वाले जुगाली करने वाले स्तनधारियों का परिवार है। यह छत्तीसगढ़ का राज्य पशु है। किसका राज्य पशु है? यह छत्तीसगढ़ का राज्य पशु है। यह जल स्रोतों से दूर पाए जाते हैं और अक्सर गर्दन तक जल में डूबे रहते हैं। नर यानी कि इसका जो मेल है वो आमतौर पर मादाओं से बड़े होते हैं। मेल जो होता है वो क्या होता है, फीमेल से बड़ा होता है एज कम्पेयर टू फीमेल। नर के सींग मादा की तुलना में अधिक मोटे होते हैं। तो यानी नर का जो सींग है वो फीमेल की तुलना में ज़्यादा मोटा होता है।
और छोटा होता है और छोटे भी होते हैं। अगर इनके प्राकृतिक आवास की बात करें तो इनका प्राकृतिक आवास है मुख्य रूप से जलोढ़ घास के मैदान, दलदल, झीलों, नदी घाटियों में पाया जाता है। वन्यजीव अभयारण्य यानी असम और बूरा चापोरी वन्यजीव अभयारण्य, डियरिंग मेमोरियल वन्यजीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है। कोलमड़का वन क्षेत्र कहाँ पे है? ये कोलमड़का वन क्षेत्र महाराष्ट्र में को जंगली भैंसों के लिए संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। कोलमड़का वन क्षेत्र महाराष्ट्र में है, इसको जंगली भैंसों के लिए संरक्षण क्षेत्र घोषित किया गया है। आमतौर पर ये समूहों में रहते हैं और वयस्क नर बड़े झुंड बनाते हैं जिनमें 10 से 20 सदस्य होते हैं और ये दिनचर और रात्रिचर दोनों होते हैं। सबसे बड़ी बात, ये दिनचर और रात्रिचर दोनों होते हैं। तो हमने किन के बारे में पढ़ा? हमने पढ़ा एशियन जंगली भैंस, एशियाई जंगली भैंस के बारे में। ये क्या हमने पढ़ा था इनके बारे में कि दूसरी सबसे भारी जीवित बोविडे परिवार की प्रजाति की है। बोविडे प्रजाति की दूसरी सबसे भारी कहाँ पे? पृथ्वी पर। ओके। यह किसका राज्य पशु है? छत्तीसगढ़ का। जल स्रोत से कहाँ पाया जाता है? दूर पाया जाता है और गर्दन तक जल में डूबा रहता है। इसका जो मेल होता है ये आमतौर पर क्या होता है? फीमेल से बड़ा होता है। इसके सींग भी मोटे होते हैं और छोटे होते हैं। इनका आवास कहाँ हमने पढ़ा कि जलोढ़ घास के मैदान, दलदल, झील और नदी घाटी होते हैं। भारत में इनका कहाँ है? भारत में इनका पढ़ा था हमने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस और डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, लाओ खोवा वन्यजीव अभयारण्य असम। ये सभी कहाँ पे हैं? सबसे पहली बात आई थिंक पहला हमने छोड़ दिया था, तो यह है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पर है? असम में। मानस कहाँ है? असम में। डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में। और लाओ खोवा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? ये भी असम में। इसके पश्चात बूरा चापोरी वन्यजीव अभयारण्य, ये भी सारे इम्पॉर्टेंट हैं। हमने पढ़ा हम अगर आपको याद रखना है कि असम में कौन कौन से वन्यजीव अभयारण्य हैं, कौन कौन से वन्यजीव अभयारण्य में हैं असम में, तो आपको रखना है मोंक, कोदर्द, DRD। ठीक है। ये हमने कोड किया है, आपको भी ये इम्पॉर्टेंट लगेगा, आपके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है, आप याद रख सकते हैं ऐसे। तो ये टोटल कितने हैं? 7। M फॉर मानस यानी मानस टाइगर रिजर्व, O फॉर ओरांग टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क, N फॉर नमेरी नेशनल पार्क, K फॉर काजीरंगा नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान, D फॉर दिहिंग पटकाई, R फॉर रायमोना एंड D फॉर डिब्रू सैखोवा। तो ये थे असम के राष्ट्रीय उद्यान। ये टोटल 7 है, इन्हें आप ऐसे याद रख सकते हैं बहुत ही ईजिली। अब हम पढ़ रहे हैं अरुणाचल प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं? बूरा चापोरी राष्ट्रीय उद्यान यानी वन्यजीव अभयारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, डियरिंग मेमोरियल वन्यजीव अभयारण्य, ये दोनों कहाँ पे हैं? अरुणाचल प्रदेश में। बूरा चापोरी और डियरिंग मेमोरियल वन्यजीव अभयारण्य। कोलमड़का वन क्षेत्र जो महाराष्ट्र में है को जंगली भैंसों का संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। आमतौर पर समूहों में रहते हैं ये जंगली भैंस और इसके जो वयस्क नर होते हैं ये बड़े झुंड बनाते हैं और 10 से 20 सदस्य होते हैं और ये दिनचर और रात्रिचर दोनों होते हैं। नेक्स्ट है एशियाई शेर, एशियन टाइगर। एशियाई शेर जो है IUCN की रेड सूची में संकटग्रस्त यानी कि एंडेंजर्ड घोषित किया गया है। ये साइट्स के परिशिष्ट 1 में है और WPA यानी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के 1972 के अनुसूची 1 में से शामिल किया गया है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा नियंत्रण रखा गया है, बहुत ही ज़्यादा संरक्षण की आवश्यकता है इन्हें। एशियाई शेर के बारे में हम जानते हैं कुछ फैक्ट्स। एशियाई शेर अफ्रीकी शेरों की तुलना में थोड़े छोटे होते हैं। एशियाई शेर जो होते हैं ये अफ्रीकी शेर जो होते हैं उनकी तुलना में थोड़े क्या होते हैं? छोटे होते हैं। एशियाई शेर की अनूठी विशेषता उसके पेट पर फैली त्वचा की अनुदैर्घ्यता होती है। अपने अफ्रीकी समकक्ष के विपरीत एशियाई शेर
बड़े समूह यानी एशियाई शेर के समूह को क्या कहा जाता है? प्राइड कहा जाता है। समटाइम्स क्या होगा कि आपसे इस टाइप के वर्ड्स भी पूछ लिए जाएंगे कोड टाइप से, तो ये क्या कहा जाता है? एशियाई शेर के समूह को प्राइड कहा जाता है। जैसे कि ओलिव रिडले कछुआ अगर वो बनाता है बंगाल की खाड़ी के तट पर आकर, हमने पढ़ा था ना, उसकी घोंसला बनाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? अरीबाडा कहा जाता है, अरीबीडा कहा जाता है। अरीबीडा या अरीबाडा का पढ़ लेना, अरीबीडा कहा जाता है। तो वैसे ही अगर शेर के, एशियन टाइगर जो हैं उसके जो प्रजाति हैं यानी उनको, उनके समूह को, एशियन शेर के समूह को क्या कहा जाता है? प्राइड। आप ऐसे कोड कर सकते हैं, प्राइड इज ऑल अबाउट प्राइड, प्राउड से प्राइड बनता है, ठीक है। तो शेर वैसे भी प्राइड है, प्राइड का प्रतीक है, तो आप ऐसे भी कोड कर सकते हैं। तो इनके समूह को प्राइड कहा जाता है। इनके समूह में अधिकतम 5 मादा होती है। इनके समूह में क्या होती है? मैक्सिमम कितनी मादाएं होती हैं? 5। गर्भाधारण काल लगभग 108 दिनों का होता है। इन जनरल लगभग माना जाए तो 3 से 3.5 माह का होता है, ठीक है। इसके बाद मादा लगभग 2 से 4 शावकों को जन्म देती हैं, ठीक है। तो इनका गर्भधारण काल कितना होता है? 3 से 3.5 माह का, यानी कि यहाँ पे लिखा है लगभग 108 दिनों का होता है। जिसके बाद मादा लगभग 2 से 4 शावकों को जन्म देती हैं। पहले इनका निवास स्थान पश्चिम बंगाल राज्य से मध्य भारत के मध्य प्रदेश के रीवा तक, पश्चिम बंगाल से मध्य प्रदेश के रीवा तक विस्तारित था। वर्तमान में गिर का है गुजरात, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात एशियाई शेरों का एकमात्र निवास स्थान है। तो आपको क्या ध्यान रखना है? ये वाला फैक्ट कि पहले कहाँ था? पश्चिम बंगाल से मध्य प्रदेश के रीवा तक था, बट वर्तमान में कहाँ पे है ये? गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि गुजरात में है, एशियाई शेरों का एकमात्र निवास स्थान है। कुछ शेरों की मौत कैनाइन डिस्पेंटर वायरस CDV और बेबेसियोसिस जैसी बीमारियों के कारण हुई है। कौन सी कुछ शेरों की मौत किसके कारण हुई? एक वायरस है कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस, कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस, और दूसरा है बेबेसियोसिस जैसी बीमारियों के कारण हुआ है। गिर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हम कुछ फैक्ट्स जानते हैं जो कि गुजरात में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर वन्यजीव अभ्यारण्य और पनिया अभ्यारण्य लगभग 1452 स्क्वायर किलोमीटर का कुल क्षेत्रफल के साथ एशियाई शेरों के प्राकृतिक और संरक्षित आवास का निर्माण करते हैं। मितियाला और गिरनार अभ्यारण्य मुख्य गिर संरक्षण क्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों की रक्षा करते हैं। इन वनों की वनस्पति में मुख्य रूप से शुष्क पर्णपाती वन, सागौन वन, कांटेदार घास के मैदान शामिल हैं। शेरों के अलावा यह तेंदुआ, सांभर और चौसिंगा का घर है। गिर राष्ट्रीय उद्यान में स्थित कमलेश्वर जलाशय में मार्स मगरमच्छ पाए जाते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है कौन सा जलाशय? कमलेश्वर जलाशय स्थित है। इसमें क्या पाया जाता है? मार्स मगरमच्छ पाया जाता है। मार्स मगरमच्छ, मार्स मगरमच्छ जो है एक मध्यम आकार का व्यापक थुथुन वाला मगरमच्छ है, जिसे मगर और मार्स मगरमच्छ के रूप में भी जाना जाता है। जनरली यह दक्षिणी ईरान से लेकर, यानी कि साउथ ईरान से लेकर भारतीय उपमहाद्वीप यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप तक मीठे पानी के आवासों का मूल निवासी है, जहाँ यह दलदल, झीलों, नदियों और कृत्रिम तालाबों में रहता है। तो ये था मार्स मगरमच्छ के बारे में। ये कहाँ पे है? कमलेश्वर जलाशय का। जब कमलेश्वर जलाशय कहाँ स्थित है? गिर राष्ट्रीय उद्यान में। ओके, अब हम पढ़ रहे हैं संगाई हिरन के बारे में। संगाई हिरन जो है रेड सूची यानी संकटग्रस्त, यानी ये भी एंडेंजर्ड में घोषित किया गया है IUCN के परिशिष्ट 1 में है और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 में है। ध्यान रहे ये सारे जो परिशिष्ट 1, अनुसूची 1 या एंडेंजर्ड हैं, इनकी विलुप्ति का बहुत अधिक खतरा है, बहुत अधिक जोखिम है। इन्हें संरक्षित करने की आवश्यकता है और इनके नियंत्रण और व्यापार पर काफ़ी कठोर नियम कानून लगाए गए हैं। तो मोर एंड मोर इनके संरक्षण, यानी ये बहुत ही ज़्यादा एंडेंजर्ड है, संकटग्रस्त है, उनके संरक्षण की बात की गई है। संगाई हिरन के बारे में हम जानते हैं। भूरा मृग हिरन यानी संगाई हिरन पूरे विश्व में केवल मणिपुर,
केवल मणिपुर, पूरे विश्व में कहाँ है? केवल मणिपुर। मणिपुर में है नेशनल पार्क कौन सा? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर का बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है। केबुल लामजाओ के बारे में कहा जाता है यह एक तैरता हुआ राष्ट्रीय नेशनल पार्क है, एक अनोखा, और वहीं पे पाया जाता है ये संगाई हिरन, पाया जाने वाला एक अनोखा जानवर है। यह हिरन मणिपुर की प्रसिद्ध लोकटक झील में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? लोकटक झील में। हिरन का निवास स्थान झाड़ी और घास के मैदान से लेकर सूखे जंगलों और दलदल भूमि तक है। यह मुख्यतः उन स्थानों पर निर्भर करता है जिसमें वे पाए जाते हैं। यह एकमात्र ऐसा हिरन है जिसने खुद को दलदली आवास के अनुकूल ढाल लिया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह एकमात्र ऐसा हिरन है जिसने खुद को दलदली आवास के अनुकूल ढाल लिया है। सर्दियों में इसकी त्वचा गहरे लाल भूरे रंग का होता है जो गर्मियों में हल्का पीला हो जाता है। हिरन फुमडी यानी तैरते बायोमास की पिछली सतह पर नाजुक ढंग से चलता है, इसलिए इसे डांसिंग डियर यानी डांसिंग हिरन भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता था कि संगाई 1950 तक लगभग विलुप्त हो चुकी थी, जबकि 1953 में इसे नहीं देखा गया। संगाई को फुमडी के लगातार गिरते हुए आवास, पैराग्रास जैसे गैर मूल पौधों के आक्रमण आदि से खतरा है। नर हिरन के सींग पारंपरिक चीनी चिकित्सा में, किसके? नर हिरन के जो सींग हैं, ये पारंपरिक चीनी चिकित्सा में उनके औषधीय गुणों के लिहाज से बहुत ही मूल्यवान होते हैं। ठीक है, ओके। फुमडी क्या होता है? फुमडी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या आप बताएंगे? क्या आप जानते हैं फुमडी क्या है? Vulnerable, it means facing a high risk of extinction in the wild. ओके, एनसाइट्स के परिशिष्ट वन में शामिल किया गया है और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 में शामिल किया गया है। डुगोंग के बारे में हम जानते हैं। डुगोंग एकमात्र शाकाहारी स्तनपायी है जो पूरी तरह से समुद्री है। ये क्या है? पूरी तरह से समुद्री जीव है और ये क्या है? शाकाहारी है। डुगोंग तटीय उथले समुद्री आवासों तक ही रहते हैं। डुगोंग जो है तटीय उथले समुद्री आवास तक ही रहते हैं। चूँकि डुगोंग के आहार में लगभग पूरी तरह से समुद्री घास शामिल है, ये किस चीज़ का सेवन करते हैं? तो समुद्री घास, इसलिए इन्हें समुद्री गाय कहा जाता है। डुगोंग को क्या कहा जाता है? समुद्री गाय कहा जाता है। डुगोंग का शिकार उनके मांस, तेल, खाल, हड्डियों और दांतों के लिए किया जाता है। डुगोंग हर 3 से 7 साल में बच्चे पैदा करते हैं और 70 साल तक जीवित रहते हैं। संवाद करने के लिए ध्वनि और शारीरिक स्पर्श का उपयोग करते हैं। हालांकि ये एकांत प्रिय प्राणी हैं, परंतु जोड़े में भी पाए जाते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है इनकी विशेषताओं में। तो इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं? ये एकमात्र शाकाहारी स्तनपायी जीव हैं जो पूरी तरह से समुद्र में रहते हैं। डुगोंग कहाँ पे रहते हैं? उनका आवास क्या है? तो तटीय उथले झील या समुद्री आवास। ओके, नॉट झील, समुद्री। और इनके आहार क्या है? समुद्री घास ही खाते हैं ये।
इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? समुद्री गाय कहा जाता है। इनका शिकार मांस, तेल, खाल, हड्डियों और दांतों के लिए किया जाता है। हर 3 से 7 साल में ये बच्चे पैदा करते हैं और 70 साल तक जीवित रहते हैं। कितना? 70 ईयर्स तक जीवित रहते हैं। संवाद के लिए ध्वनि का उपयोग करते हैं और शारीरिक स्पर्श का उपयोग करते हैं। हालांकि ये एकांतप्रिय प्राणी है, लेकिन कभी कभी जोड़ों में भी पाए जाते हैं, परंतु जोड़े में भी पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं एडिबल नेस्ट स्विफ्टलेट। एडिबल नेस्ट स्विफ्टलेट IUCN के रेड लिस्ट में इसे वल्नरेबल के रूप में शामिल किया गया है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अनुसूची 1 में इसे रखा गया है। एडिबल नेस्ट स्विफ्टलेट के बारे में हम जानते हैं। स्विफ्टलेट एक घोंसला बनाता है जो मनुष्य के लिए खाने योग्य होने के साथ साथ एक दुर्लभ व्यंजन पदार्थ भी है। घोंसला पक्षी की लार से बनाया जाता है जो जमकर एक गहरी थाली जैसी संरचना में बदल जाता है। ये इसकी विशेषता है। क्या है ये? कि घोंसला बनाता है जो मनुष्य के लिए खाने योग्य होने के साथ साथ एक दुर्लभ व्यंजन पदार्थ भी है। घोंसला पक्षी की लार से बनाया जाता है जो जमकर एक गहरी थाली जैसी संरचना में बदल जाता है। सूरज की रोशनी के संपर्क में आने पर सफ़ेद घोंसले का रंग क्या हो जाता है? सुनहला हो जाता है, यानी कि गोल्डन हो जाता है। जंगल पर निर्भरता बहुत कम है। वे खुले क्षेत्रों, गुफा प्रणालियों आदि वाले विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों में रहते हैं। कुछ दशकों में इन पक्षी प्रजातियों के घोंसलों की उच्च अंतर्राष्ट्रीय मांग के कारण इनका अनियंत्रित रूप से दोहन हुआ है, जिसका सीधा असर उनकी आबादी पर पड़ रहा है। तो इनका जो मुख्य विशेषता है वो क्या है? कि ये अपने लार से घोंसले बनाते हैं और यही लार जो है जमने के पश्चात एक थाली जैसी संरचना बना लेता है जो कि बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है। यानी कि जब उस पर सनलाइट पड़ती है तो वो गोल्डन कलर का दिखता है। और इसी के कारण, इसी लुभावने और विस्मयकारी जो इनके विशेषताएं हैं, इसी के कारण क्या हो रहा है? इनका मांग बहुत बढ़ रहा है इंटरनेशनल लेवल पर और इनका काफ़ी दोहन हुआ है और इसका असर इनकी आबादी पर पड़ रहा है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं गैंगेटिक डॉल्फिन के बारे में। गैंगेटिक डॉल्फिन जो है IUCN के रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड के रूप में शामिल किया गया है। साइट्स के परिशिष्ट 1 में और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अनुसूची 1 में ही इसे शामिल किया गया है। गैंगेटिक डॉल्फिन के बारे में हम जानते हैं कुछ विशेषताओं को। गैंगेटिक डॉल्फिन यानी गंगा नदी डॉल्फिन गंगा, ब्रह्मपुत्रा और उसकी सहायक नदियों में पाई जाने वाली सबसे संकटग्रस्त प्रजातियों में से एक है। ये प्रमुख नदी प्रणालियों के पारिस्थितिक तंत्र स्वास्थ्य संकेतक हैं। ये क्या है? नदी प्रणाली के स्वास्थ्य संकेतक हैं। मादाएं नर से बड़ी होती हैं। यहाँ पे फीमेल बड़ी होती है एज कंपेयर टू मेल। ओके, सांस लेते समय निकलने वाली ध्वनि के कारण इसे लोकप्रिय रूप से सूसू कहा जाता है। इसकी सांस के कारण ही इसे क्या कहा जाता है? सूसू। ये केवल मीठे पानी में रह सकते हैं। कहाँ रह सकते हैं? मीठे पानी में केवल। आमतौर पर अंधे होते हैं और अल्ट्रासोनिक ध्वनि की सहायता से शिकार करते हैं। उनका निवास स्थान ऊपरी गंगा नदी, चंबल नदी, कुल्सी नदी। कुल्सी नदी क्या है? ब्रह्मपुत्रा की एक सहायक नदी है। ओके, नदी प्रणालियों की प्रमुख प्रजाति के रूप में मगरमच्छों के संरक्षण से इस प्रजाति को कुछ हद तक विलुप्त होने से बचाने में मदद मिली है। तो इसके बारे में हमने क्या पढ़ा कि ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो गंगा, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों में पाई जाती है। सबसे संकटग्रस्त प्राणियों में से एक है। मादा जो होती है वो क्या होती है? थोड़ी बड़ी होती है एज कम्पेयर टू मेल। सांस लेती है, इसलिए इसकी जो सांस लेने की एक अनोखी विशेषता है, इसी कारण इसका नाम क्या रख दिया गया है? सूसू रख दिया गया है, सूसू। ओके, केवल मीठे जल में पाई जाती है। आमतौर पर यह अंधी होती है और अल्ट्रासोनिक ध्वनि की सहायता से शिकार करती है। इसका निवास स्थान क्या है? ऊपरी गंगा नदी, चंबल नदी और कुल्सी नदी। आपको ध्यान रखना है कि कुल्सी नदी ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। प्रमुख प्रजाति इसकी कौन है? मगरमच्छ है। प्रमुख प्रजाति के रूप में मगरमच्छों के संरक्षण से इस प्रजाति को कुछ हद तक विलुप्त होने से बचाने में मदद मिली है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है IUCN के रेड लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड के रूप में घोषित किया गया है।
साइट्स के परिशिष्ट 1 में है, CMS के परिशिष्ट 1 में है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के परिशिष्ट 1 में है। यहाँ CMS से तात्पर्य कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज यानी CMS से है। इसको ऑल्सो इट्स इज नॉन एज अ बॉर्न कन्वेंशन। तो उसके अनुसूची यानी परिशिष्ट 1 में उसे शामिल किया गया है। हम पढ़ते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की कुछ विशेषताओं को। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड विश्व में उड़ने में सक्षम सबसे भारी पक्षियों में से एक है। यह सबसे भारी पक्षी है बट उड़ने में सक्षम है। ओके, यह राजस्थान का राज्य पक्षी या राजकीय पक्षी है। किसका? राजस्थान का। ये भी आपको ध्यान रखना है। स्थानीय स्तर पर इसे गगनभेर, गुराइन, हूम, गुडावन आदि नाम से जाना जाता है। किन किन नामों से जाना जाता है? गगनभेर, गुराइन, हूम, गुडावन। जनरली मैंने ये भी देखा है कि पूछ लेता है कि इनमें से कौन पक्षी नहीं है। जैसे कि मुझे लगता है 2022 या 23 के पेपर में पूछा गया था, 22 और 23 दोनों में पूछा गया था। यस, UPSC ने पूछा था। स्पूनबिल, नाइट जार एंड गोल्डन महासीर, कुछ नाम दे दिया था उन्होंने पक्षियों का और पूछा था कि इनमें से कौन पक्षी नहीं है। तो इस आधार पर भी यह इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि स्थानीय तौर पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को गगनभेर, गुराइन, हूम, गोडावन आदि नाम से जाना जाता है। इसे प्रमुख चारागाह प्रजाति माना जाता है जो चारागाह पारिस्थितिकी के स्वास्थ्य का प्रतिनिधित्व करती है। नर के पास एक गूलर थैली होती है जो मादाओं को आकर्षित करने के लिए एक गुंजायमान तेज संभोग कॉल उत्पन्न करने में मदद करती है। प्रजनन मुख्य रूप से मॉनसून के समय में होता है। इनका प्रजनन कब होता है? मॉनसून के समय में होता है तथा मादाएं खुले मैदान में एक ही अंडा देती हैं। कहाँ देती हैं? खुले मैदान में देती हैं और एक ही अंडा देती हैं। ये अवसरवादी भक्षक हैं तथा घास के बीज, टिड्डे, भृंग जैसे कीड़ों और कभी कभी छोटे कृंतकों और सरीसृपों को भी खाते हैं। तो हमने क्या क्या विशेषताएं देखा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की? स्थान का राजकीय पक्षी है, उड़ने में सक्षम भारी पक्षियों में से एक है पूरे विश्व में। इनका नाम है गगनभेर, गुराइन, हूम, गोडावन और ये चारागाह प्रजाति है। नर के पास एक गूलर थैली होती है, जो मेल होता है उसके पास एक गूलर थैली होता है जो अपनी फीमेल को आकर्षित करता है। ठीक है, इनका प्रजनन जो होता है मॉनसून के दौरान होता है, खुले मैदान में अंडे देती है और केवल एक। ओके, ये खाती क्या क्या है? तो घास के बीज, टिड्डे, भृंग और छोटे कृंतकों, कभी कभी छोटे कृंतकों और सरीसृपों को भी खाती हैं। नेक्स्ट, हंगुल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हंगुल जो है ये IUCN के रेड लिस्ट में गंभीर संकटग्रस्त के रूप में शामिल है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड के रूप में शामिल है, साइट्स के परिशिष्ट 1 में शामिल है तथा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अनुसूची 1 में शामिल किया गया है। हंगुल के बारे में जानते हैं। कश्मीर स्टैग, इसको कश्मीर स्टैग भी कहा जाता है। कश्मीर स्टैग या हंगुल पश्चिमी हिमालय के समशीतोष्ण घास के मैदान में पाया जाता है। यह भारत में पाई जाने वाली लाल हिरन की एकमात्र उपप्रजाति है। किसकी? लाल हिरन की एकमात्र उपप्रजाति है। कश्मीर में दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, कश्मीर में है ये दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, ये भी इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान रहना चाहिए। आपको सिर्फ यही नहीं बल्कि सारे नेशनल पार्क, रामसर साइट्स, वन्यजीव अभ्यारण्य, कम्युनिटी रिजर्व्स, ये सारे आपको याद होने ही चाहिए क्योंकि जनरली UPSC के प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं। ये जो हंगुल आबादी का निवास स्थान है, कश्मीर का दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान एक घास के मैदान का प्रतिनिधित्व करता है जो हंगुल आबादी का निवास स्थान है। नर हिरन के सींग प्रभावशाली होते हैं जबकि मादा हंगुल में सींग नहीं होते हैं। फीमेल के पास क्या होता है? सींग ही नहीं होता है, जबकि नर के पास सींग होता है। किसके पास होता है? मेल के पास। ओके, हंगुल की त्वचा भूरे लाल रंग का होता है, हालांकि यह मौसम और उम्र के साथ बदलता रहता है। यह मौसम और उम्र के साथ जो होता है इनकी त्वचा का रंग बदलता रहता है। जनरली क्या है? भूरे लाल रंग का होता है। नेक्स्ट, यहाँ पर एक सींग वाला गैंडा, इसके बारे में भी प्रीलिम्स में पूछा गया था 2023 में।
IUCN के रेड लिस्ट में इसे वल्नरेबल के रूप में शामिल किया गया है, साइट्स के परिशिष्ट 1 में शामिल किया गया है और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 में शामिल किया गया है। कहा गया था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये था कि एक सींग वाला गैंडा भारत का स्थानिक है। इस टाइप से ही कुछ पूछा गया है कि ये मात्र भारत में ही पाया जाता है, कुछ इस टाइप से विश्व में। तो जनरली वो गलत था, क्योंकि वो तराई वाली क्षेत्र, नेपाल वाले क्षेत्र में भी पाया जाता है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इससे पूछा गया था। तो नॉट इवन दिस वन, हम जो भी सीरीज़ में इस सीरीज़ में पढ़ रहे हैं वो सारे ही इम्पॉर्टेंट है और डैम श्योर कि इससे क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। एक सींग वाला विशाल गैंडा के बारे में हम जानते हैं। इनका प्राकृतिक आवास हिमालय की तलहटी और ब्रह्मपुत्रा और गंगा घाटी में स्थित घास के मैदान और आर्द्र भूमि है। क्या है? प्राकृतिक आवास हिमालय की तलहटी, ब्रह्मपुत्रा, गंगा घाटी में स्थित घास के मैदान और आर्द्र भूमि है। यह मुख्य रूप से घास, पत्तियों, झाड़ियों, पेड़ों की शाखाओं, फल तथा जलीय पौधों की चराई यानी ग्रेस करते हैं। इनमें सुनने और सूंघने की अद्भुत क्षमता होती है। किस चीज़ की? सुनने और सूंघने की अद्भुत क्षमता होती है, लेकिन उनकी दृष्टि अपेक्षाकृत कम होती है। इनकी दृष्टि क्या होती है? कम होती है। छोटे बछड़ों वाली मादाओं को छोड़कर एक सींग वाले विशाल गैंडे आमतौर पर अकेले रहते हैं। बोल रहा है कि छोटे बछड़ों वाली जो मादा होती है, फीमेल को अगर छोड़ दिया जाए तो ये जनरली क्या होते हैं? अकेले रहते हैं। एक सींग वाले विशाल गैंडे अकेले रहते हैं। नर के पास शिथिल रूप से परिभाषित क्षेत्र होते हैं जहां वे अकेले रहते हैं। गैंडे के गोबर के ढेर या मिंडेंस संचार बिंदु के रूप में और क्षेत्रीय सीमाओं को चिन्हित करने के लिए काम करते हैं। एक सींग वाला गैंडा जैसे कि भारतीय गैंडा राइनो प्रजाति में सबसे बड़ा है। ये क्या है? सबसे बड़ा है राइनो प्रजाति में। इस गैंडे की पहचान एकल काले सींग, त्वचा के सिलवटों के साथ भूरे रंग से होती है। यह प्रजाति इंडो नेपाल के तराई क्षेत्र, उत्तरी पश्चिम बंगाल, असम तक सीमित है। भारत में गैंडे मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा इनके बारे में? हमने पढ़ा कि एक सींग वाले जो गैंडे होते हैं ये अकेले रहना पसंद करते हैं। इनमें सुनने और सूंघने की अद्भुत क्षमता होती है, लेकिन ये देख कम पाते हैं उस कंपैरिजन में। जितना ये सुनते और सूंघने में माहिर होते हैं, अगर उसके कंपेयर में बात करें तो इनकी दृष्टि जो होती है अपेक्षाकृत कम होती है। ये अगर मादा को छोड़ दिया जाए, छोटे बछड़ों वाली, तो ये जो विशाल गैंडे वाले, एक सींग वाले विशाल गैंडे हैं, ये आमतौर पर अकेले रहना पसंद करते हैं। और इनका जो गोबर का ढेर होता है जिसको मिडेंस कहते हैं, ये क्या करते हैं? संचार बिंदु के रूप में और क्षेत्रीय सीमाओं को चिन्हित करने के लिए काम करते हैं। अगर बात की जाए भारतीय गैंडा की, यानी एक सींग वाला गैंडा जो कि भारतीय गैंडा है, राइनो प्रजाति में सबसे बड़ा होता है और इसकी पहचान एकल काला सींग और त्वचा के सिलवटों और भूरे रंग से होता है। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी पे लास्ट टाइम क्वेश्चन भी बना था। इंडो नेपाल के तराई क्षेत्र, उत्तरी पश्चिम बंगाल और असम तक सीमित है। इसके मुख्य रूप से भारत में जो गैंडे हैं वो मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? भारत की बात कर रहा है तो भारत में ये असम, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। भारत के भीतर गैंडे मुख्यतः 7 संरक्षित क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कितने? 7 संरक्षित क्षेत्रों में पाए जाते हैं भारत के भीतर। कौन कौन से हैं ये क्षेत्र? काजीरंगा असम में, पोबितोरा असम में, ओरांग असम, मानस असम, जल्दापारा पश्चिम बंगाल, गोरुमारा पश्चिम बंगाल, दुधवा उत्तर प्रदेश। कहाँ कहाँ पे? एक बार आप खुद से रिकॉल करने की कोशिश करें। काजीरंगा असम, पोबितोरा असम, ओरांग असम, मानस असम। इसमें हमने जो ऊपर बताया था आपको, मूंग बताया था ना मैंने मूंग को दर्द, उसमें कौन कौन सा बताया था हमने? काजीरंगा, ओरांग और मानस। 3 तो ये हो गए। आपको एक ध्यान रखना है, पोबितोरा वो भी असम में है। अब आते हैं पश्चिम बंगाल में क्या है? जल्दापारा, गोरुमारा, जल्दापारा, गोरुमारा। और एक बच गया कहाँ पे?
दुधवा उत्तर प्रदेश। ओके, वर्तमान में असम के 4 संरक्षित क्षेत्रों पोवितोरा वन्यजीव अभयारण्य, राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस राष्ट्रीय उद्यान में 2640 गैंडे हैं। कितने हैं? 2640 गैंडे हैं। इनमें से लगभग 2400 गैंडे काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व और काजीरंगा टाइगर रिजर्व में हैं। कहाँ पे हैं? काजीरंगा नेशनल पार्क में है। 2400 लगभग काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं ज़ेरडॉन्स कर्सर। ज़ेरडॉन्स कर्सर के बारे में हम पढ़ते हैं। ज़ेरडॉन्स कर्सर क्या है? तो ये IUCN के जो रेड लिस्ट हैं उसमें क्रिटिकली एंडेंजर्ड घोषित किया गया है और WPA के अनुसूची 1 में इसे शामिल किया गया है। ज़ेरडॉन्स कर्सर के बारे में जानते हैं कुछ विशेषताओं को। यह एक रात्रिचर पक्षी है जो कर्सर परिवार ग्लेरेओलिडे से संबंधित है। यह भारत में पाया जाता है। यह मुख्य रूप से पूर्वी घाट और आंध्र प्रदेश के लिए स्थानिक है। किसके लिए? पूर्वी घाट और आंध्र प्रदेश के लिए स्थानिक है। यह वर्तमान में केवल श्री लंकमालेश्वरा वन्यजीव अभयारण्य से पाया जाता है। जहां यह आरक्षित क्षेत्र में विरल झाड़ीदार जंगल में निवास करता है। कहाँ पे पाया जाता है? श्री लंकमालेश्वरा में। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? लंकमालेश्वरा, आंध्र प्रदेश में। ध्यान रहे आपको, ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। 20वीं सदी की शुरुआत से 1986 में इसकी पुनः खोज तक इसे विलुप्त माना जाता था। स्थानीय रूप से यह कलिवी कोडी नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कलिवी कोडी। दुर्लभ पक्षी होने के कारण इसके व्यवहार और घोंसले बनाने की प्रक्रिया के बारे में भी अभी तक कुछ ज्ञात नहीं है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में भी कुछ ज्ञात नहीं है। श्री लंकमालेश्वरा वन्यजीव अभयारण्य के बारे में हम कुछ जानते हैं। श्री लंकमालेश्वरा वन्यजीव अभयारण्य कडप्पा जिले आंध्र प्रदेश में स्थित है। पेन्नार नदी के जलग्रहण क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पे जो वनस्पति है वो लाल चंदन और चंदन पाया जाता है। जीव जंतु भारतीय स्किंक, ग्रीन वाइन स्नेक, चिंकारा, चौसिंगा इत्यादि हैं। अब हम पढ़ते हैं मालाबार सिवेट। मालाबार सिवेट के बारे में IUCN के रेड लिस्ट में इसे क्रिटिकली एंडेंजर्ड के रूप में शामिल किया गया है। साइट्स के परिशिष्ट 3 में और WPA के अनुसूची 1 में शामिल किया गया है। मालाबार सिवेट जो है एक गंभीर रूप से संकटग्रस्त, छोटा और दुर्लभ स्तनपायी है जो पश्चिमी घाट का स्थानिक है। इसके बारे में भी UPSC ने पूछा था 2023 में। यह क्या है? पश्चिमी घाट का स्थानिक है। ऐसा माना जाता है कि मालाबार सिवेट लगभग विलुप्त हो चुकी थी जब तक कि 1987 में इसे देखा नहीं गया। यह एक रात्रिचर है। यही पूछा था कि इनमें से कौन से रात्रिचर हैं। उसमें था मालाबार सिवेट और बंदरपूछ मकाक और एक और प्राणी था, उसका नाम दिया गया था, ऑप्शन में 3 दिया गया था। यह एक रात्रिचर है और एकांतवासी जानवर है जो छोटे स्तनधारियों, पक्षियों, कीड़ों और फलों को खाता है। इसके पास सूंघने और सुनने की तीव्र क्षमता होती है जिसका उपयोग वे शिकार का पता लगाने में करते हैं। एकांत प्रिय स्वभाव के कारण इनकी जनसंख्या का सटीक अनुमान लगाना चुनौतीपूर्ण है। इनकी जनसंख्या का पता नहीं चल पाया है। प्रजातियों के संरक्षित क्षेत्रों में साइलेंट वैली नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, पेरियार टाइगर रिजर्व, ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य, पुष्पगिरी वन्यजीव अभयारण्य शामिल हैं। ये साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पे है? केरला। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तमिलनाडु। पेरियार केरला, ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटका एंड पुष्पगिरी वन्यजीव अभयारण्य इज ऑल्सो इन कर्नाटका। तो ये केरला, तमिलनाडु, पेरियार केरला, ब्रह्मगिरी कर्नाटका एंड पुष्पगिरी इज ऑल्सो इन कर्नाटका। ओके, नेक्स्ट। अब हम पढ़ रहे हैं समुद्री कछुआ। समुद्री कछुआ
संरक्षण स्थिति के बारे में जानते हैं। हॉक्सबिल समुद्री कछुआ गंभीर संकटग्रस्त यानी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ग्रीन समुद्री कछुआ संकटग्रस्त यानी एंडेंजर्ड है। आईयूसीएन रेड सूची के अनुसार लॉगरहेड समुद्री, ऑलिव रिडले समुद्री कछुआ और लेदरबैक समुद्री कछुए वल्नरेबल हैं। ये तीनों के बारे में हमने आपको बता दिया है ऑलरेडी। तो हॉक्सबिल समुद्री कछुआ क्या है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड यानी गंभीर रूप से संकटग्रस्त, यानी इनके संरक्षण की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है। और ग्रीन समुद्री कछुआ क्या है? इंडेंजर्ड है, अर्थात जंगल से विलुप्त होने का इनका अत्यधिक खतरा है। और अगर लॉगरहेड समुद्री कछुए और ऑलिव रिडले कछुए और लेदरबैक समुद्री कछुए की बात की जाए तो ये वल्नरेबल है, यानी फेसिंग अ हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन इन द वाइल्ड। लेदरबैक समुद्री कछुओं के बारे में हम जानते हैं कुछ बातें। लेदरबैक समुद्री कछुआ विश्व के सबसे बड़े समुद्री कछुए हैं। विश्व के सबसे बड़े समुद्री कछुए। कछुओं के लिए ज्ञात अब तक का सबसे लंबा प्रवासी मार्ग का अनुसरण करते हैं। लेदरबैक कछुआ जो है वो विश्व का सबसे बड़ा समुद्री कछुआ है और कछुओं के लिए ज्ञात अब तक के सबसे लंबे प्रवासी मार्ग का अनुसरण करते हैं। ये समुद्री कछुओं की एकमात्र प्रजाति है जिनमें शल्क और कठोर खोल का अभाव होता है। लेदरबैक कछुए का विश्व स्तर पर व्यापक वितरण होता है। इसका घोंसला मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय समुद्री तटों पर पाया जाता है। ये लेदरबैक कछुए जो होते हैं ये कुशल तैराक होते हैं, इसलिए तो ये लंबे प्रवासी मार्ग का अनुसरण करते हैं। लगभग 4000 फीट की गहराई तक गोता लगा सकते हैं, जो किसी अन्य कछुए की तुलना में अधिक गहरा है। इनके पास नुकीले दांत जैसे पुच्छल और तेज धार वाले जबड़े होते हैं, जो जेलीफिश जैसे नरम शरीर वाले खुले समुद्री जीव का शिकार करने के लिए अनुकूलित होते हैं। भारत में इनके अगर प्राकृतिक आवास की बात करें तो लिटिल अंडमान द्वीप की दक्षिणी और पश्चिमी खाड़ी, ग्रेट निकोबार द्वीप का गैलाथिया, अलेक्जेंड्रिया और डागमार तथा लिटिल निकोबार द्वीप के कियांग और बहुआ। एक बार इसे मैप पे ज़रूर लोकेट करना आप। भारत में इनके आवास स्थल क्या है, कौन से हैं? तो लिटिल अंडमान द्वीप का दक्षिणी और पश्चिमी खाड़ी, ग्रेट निकोबार द्वीप का के गैलाथिया, अलेक्जेंड्रिया और डगमार तथा लिटिल निकोबार द्वीप के कियांग और बहुआ। पश्चिमी कैरेबियन में चिरिक समुद्र तट के लेदरबैक के लिए सबसे महत्वपूर्ण घोंसला निर्माण स्थल है। अब हम पढ़ रहे हैं निकोबार मेगापोड। आईयूसीएन के रेड लिस्ट में इसे वल्नरेबल के रूप में शामिल किया गया है। ये क्या है? निकोबार मेगापोड। इसके बारे में जानते हैं हम कुछ। निकोबार मेगापोड एक भूरे रंग का पक्षी है जिसका सिर छोटा, भूरा और टांगे और पैर बड़े होते हैं। सिर क्या होता है इनका? छोटा और भूरा, और टांगे और पैर बड़े बड़े होते हैं। ओके। यह घोंसलों को एक बड़े टीला जैसा बनाते हैं जहां से नवजात बच्चे खुद को खोदकर बाहर निकालते हैं और तुरंत स्वतंत्र हो जाते हैं। कितना बढ़िया बात है ना। उनका आहार सर्वाहारी होता है। ये क्या है? सर्वाहारी है। कुछ हद तक एक गिद्ध जैसा दिख रहा है। ये मुख्य रूप से अपने पैरों का उपयोग करके ज़मीन पर मलबा इकट्ठा करते हैं। पैरों का उपयोग करते हैं और ज़मीन पर मलबा इकट्ठा करते हैं। छोटे द्वीपों तक सीमित होने और शिकार के खतरे के कारण यह प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर है। यह टिलंगचोंग, बोमपुका, टेरेसा, कैमोर्टा, ट्रिंकेट, नानकौरी, कच्छल, मेरो, ट्रैक, ट्रेइस, मेंचल, लिटिल निकोबार, कोंडुल, ग्रेट निकोबार और मेगापोड द्वीपों पर पाया जाता है। कहाँ कहाँ? फिर से ध्यान रखना। टिलंगचोंग, बोमपुका, टेरेसा, कैमोर्टा, ट्रिंकेट, नानकौरी, कच्छल, मेरो, ट्रैक, ट्रेइस, मेंचल, लिटिल निकोबार, कोंडुल, ग्रेट निकोबार, मेगापोड द्वीपों पर पाया जाता है। नेक्स्ट है नीलगिरी तहर। नीलगिरी तहर जो है
ये IUCN के रेड लिस्ट में से एंडेंजर्ड के रूप में शामिल किया गया है। WPA के अनुसूची 1 में शामिल किया गया है। नीलगिरी तहर के बारे में जानते हैं। नीलगिरी तहर दक्षिणी पश्चिमी घाट के 1200 से 2600 मीटर की ऊंचाई पर खुले पर्वतीय घास के मैदानों में पाया जाता है। यानी 1200 से 2600 मीटर की ऊंचाई पर खुले पर्वतीय घास के मैदान में पाया जाता है। यह तमिलनाडु राज्य का पशु है और स्थानीय तौर पर इसे वराइडू कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? वराइडू। ये किसका राजकीय पशु है? तमिलनाडु का। और इसे क्या कहा जाता है? वराइडू। भारत में मौजूद 12 प्रजातियों में से नीलगिरी तहर दक्षिण भारत का एकमात्र ऐसी पहाड़ी प्रजाति है जिसमें खुर पाए जाते हैं। एक ऐसा प्रजाति है जिसमें खुर पाया जाता है। अन्नामलाई पहाड़ियों में एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? केरल। नीलगिरी तहर की सबसे बड़ी आबादी का आवास है। इन अन्नामलाई पहाड़ियों में एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान रहे ये कहाँ है? केरल में। और ये नीलगिरी तहर की सबसे बड़ी आबादी का आवास है। नर मादाओं की तुलना में बड़े, यहाँ पे मेल क्या होता है? बड़ा होता है, गहरे रंग का होता है। उनकी पीठ पर चांदी की काठी जैसा पैच होता है। जंगल में नीलगिरी तहर की औसत जीवन प्रत्याशा 3 या 3.5 वर्ष होने का अनुमान है। कहाँ पे? जंगल में। नीलगिरी तहर भारत में मौजूद 12 प्रजातियों में से नीलगिरी तहर दक्षिण भारत का एकमात्र ऐसी प्रजाति है जिसमें खुर पाए जाते हैं। अन्नामलाई पहाड़ियों में एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान नीलगिरी तहर की सबसे बड़ी आबादी का आवास है। नर क्या होते हैं? मादाओं की तुलना में बड़े होते हैं। जीवन प्रत्याशा इनका 3 या 3.5 वर्ष होने का अनुमान है। नीलगिरी तहर के संरक्षित क्षेत्र क्या है? जैसे कि पीछी वजानी, चिन्नार वन्यजीव अभ्यारण्य, परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व, साइलेंट वैली नेशनल पार्क अत्यधिक जलवायु परिवर्तन परिदृश्य के तहत असुरक्षित है। साइलेंट वैली तो हमने केरला में पढ़ा था ना। और चिन्नार वन्यजीव अभ्यारण्य, यहाँ पे पढ़ते हैं हम चिन्नार वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में। इडुक्की में स्थित चिन्नार वन्यजीव अभ्यारण्य भारत की इडुक्की का है, केरल में है एक क्षेत्र। कहाँ पे? केरला में। वन्यजीव अभ्यारण्य भारत की ग्रेट ग्रिजल्ड गिलहरी का निवास स्थान है। अभ्यारण्य का दक्षिणी भाग एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान यानी केरल, उत्तरी भाग इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य से घिरा हुआ है। पश्चिमी घाट के वर्षा छाया क्षेत्र में स्थित यह ज़ीरोफाइट प्रजातियों के साथ एक अद्वितीय कांटेदार झाड़ीदार जंगल द्वारा चिन्हित है। जीव जंतु वहाँ पे क्या पाए जाते हैं? सांबर, चित्तीदार हिरण, नीलगिरी तहर इत्यादि। अब हम पढ़ते हैं हिम तेंदुआ के बारे में। हिम तेंदुआ को वल्नरेबल के रूप में शामिल किया गया है साइट्स के परिशिष्ट 1 में और WPA के अनुसूची 1 में शामिल है। हिम तेंदुआ क्या है? हिम तेंदुआ बड़ी बिल्ली की एक प्रजाति है जो हिमालय के ऊंचाई वाले ठंड और बंजर परिदृश्य के लिए पूरी तरह से अनुकूलित है। यह एक एकांत प्रिय और अत्यंत दुर्लभता से मिलने वाला जीव है। ये संध्याकालीन होते हैं, इवनिंग के टाइम ये थोड़ा सक्रिय होते हैं, अर्थात सुबह और शाम के समय सबसे अधिक सक्रिय होते हैं। संध्याकालीन यानी कि सुबह और शाम के समय सबसे अधिक सक्रिय होते हैं। संध्याकालीन का मतलब समझा आपने? चूंकि ये मनुष्यों द्वारा बहुत कम देखे जाते हैं इसलिए इसे पहाड़ों का भूत कहा जाता है। किसे? हिम तेंदुए को क्या कहा जाता है? पहाड़ों का भूत। हिम तेंदुए मांसाहारी होते हैं। इनका मुख्य शिकार आइबैक्स, अर्गाली, नीली भेड़ें होती हैं। इनके आवास की सीमा में पश्चिमी हिमालय का एक बड़ा हिस्सा शामिल है जिसमें केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, साथ ही सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल हैं। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्र शामिल हैं। भारत सरकार ने हिम तेंदुए की पहचान उच्च ऊंचाई वाले हिमालय की एक प्रमुख प्रजाति के रूप में की है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं बारहसिंघा के बारे में। बारहसिंघा को IUCN में सुभेद्य साइट्स के परिशिष्ट 1 और वन्यजीव संरक्षण के अनुसूची 1 में शामिल किया गया है। बारहसिंघा क्या है? बारहसिंघा हिरण की एक प्रजाति है, जिसमें 12 या उससे अधिक रंगे हुए सिंग होते हैं। इसे स्थानीय रूप से असम में इसे क्या कहते हैं? स्थानीय रूप से डोल होरीना, मध्य भारत में
गोइंजाक या गाओनी कहा जाता है। गोइंजाक या गाओनी कहा जाता है, यही ध्यान रखना आप। डोल होरिना कहा जाता है? असम में। और गोइंजाक कहाँ कहा जाता है या गाओनी? मध्य भारत में। नर के सींगों में सिर पर ठोस साखित उपांग होते हैं। इनका प्राकृतिक आवास क्या है? तराई इलाके में या दलदली क्षेत्र में रहता है और मध्य भारत में यह वनों के समीप के घास के मैदानों में रहता है। मादा हिरन मोनोएस्ट्रस होती हैं, यानी कि मोनोएस्ट्रस मीन्स वर्ष में केवल एक बार प्रजनन करती हैं। मोनोएस्ट्रस मीन्स जो वर्ष में केवल एक बार प्रजनन करती हैं। आमतौर पर लगभग 8 महीने के गर्भधारण के बाद ही एक ही बच्चे का जन्म होता है। 8 महीने का गर्भधारण होता है, इनका ड्यूरेशन होता है प्रेगनेंसी का, और इसके बाद क्या होता है? एक ही बच्चे का जन्म होता है। बारहसिंगा हिरन छलांग लगाने वाला और असाधारण रूप से अच्छे तैराक होते हैं। ये छलांग भी अच्छे लगाते हैं और अच्छे तैराक भी होते हैं। इनमें जोरदार भौंकने वाली आवाज़ होती है। इसका उपयोग खतरे का संकेत देने के लिए करते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में बोमा बाड़े ऐसी जगह है जहां हिरन सुरक्षित रूप से रह सकते हैं और जिनका नियमित निगरानी और अवलोकन किया जाता है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? मध्य प्रदेश। कहाँ पे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान? मध्य प्रदेश। यहाँ पे स्थापित किए गए थे ताकि बारहसिंगा की संख्या में वृद्धि की जा सके। यह भारत में आधिकारिक शुभंकर यानी भूर सिंह द बारहसिंगा का पहला टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट है गिद्ध। गिद्धों के बारे में। गिद्ध एक सामाजिक प्राणी है जिन्हें अक्सर एक सामूहिक इकाई के रूप में देखा जाता है। विश्व के कुल गिद्धों की 23 प्रजातियों में से 9 प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। कितनी प्रजातियां? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 प्रजातियां जो है भारत में पाई जाती हैं। गिद्ध धीमे प्रजनक होते हैं, इसलिए प्रत्येक का जीवित रहना बहुत महत्वपूर्ण है। अधिकांश प्रजातियां एक चूजा पैदा करती हैं। नर और माता पिता की जिम्मेदारी को साझा करते हैं। पाम अखरोट गिद्धों को छोड़कर जो ऑयल पाम के फल खाते हैं, अन्य गिद्ध सड़ा हुआ मांस और या फिर पशु सब खाते हैं। तो ध्यान रहे, अगर स्टेटमेंट कुछ ऐसा देता है कि सभी गिद्ध मांसाहारी होते हैं, तो आपको क्या करना है? उसे सही नहीं करना है, उसे क्या करना है? गलत करना है। क्योंकि एक गिद्ध ऐसे भी हैं, पाम अखरोट गिद्ध, वो क्या खाते हैं? ऑयल पाम के फल खाते हैं। ओके। कुछ प्रजातियां छोटे जंतु का भी शिकार करती हैं, जैसे कि कीड़े, छिपकली, छोटे पक्षी और कृंतक। तो ध्यान रहे, अगर ये भी पूछ दे कि गिद्ध केवल सड़ा हुआ मांस या पशु सब खाती हैं, तो आप उसको भी सही मत कर देना, क्योंकि कुछ जो होते हैं वो कीड़े, छिपकली और छोटे पक्षी और कृंतक को भी खाते हैं। भारत में पहली बार हिमालयी गिद्धों को असम राज्य चिड़ियाघर गुवाहाटी में रखा गया था। असम के गुवाहाटी में। गिद्धों का पेट अत्यधिक अम्लीय होता है। क्या होता है? एसिडिक होता है, तभी तो ये सड़े हुए मांसों को पचा लेता है, जो सड़ते सबों को पचाने और रोग पैदा करने वाले बैक्टीरिया को मारने में मदद करता है। गिद्धों की आबादी में गिरावट का मुख्य कारण डाइक्लोफेनॉक दवा का उपयोग है। यह मवेशियों को दर्द से राहत देता है, परंतु इसका एक छोटा खुराक भी गिद्धों के लिए जहरीला होता है। एसेक्लोफेनॉक, केटेप्रोफेन जैसी पशु चिकित्सा दवाएं जो गिद्धों के लिए हानिकारक हैं, पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कौन कौन से? तो सबसे पहले डाइक्लोफेनॉक दवा जो है, ये दर्द से निजात पाने के लिए दिया जाता है पशुओं को, और इन्हीं पशुओं से प्रवेश कर जाता है गिद्धों में, जो इनके लिए काफ़ी जहरीला होता है। और यही कारण है कि इनका जो संख्या है लगातार घटते जा रहा है। और दूसरी जो दवाएं हैं जो प्रतिबंधित कर दी गई हैं पशु चिकित्सा में, वो है एसेक्लोफेनॉक और केटेप्रोफेन। नेक्स्ट है 18 उत्तरी नदी टेरापिन। उत्तरी नदी टेरापिन क्या है? उत्तरी नदी टेरापिन को, ये कछुआ है, नॉर्दर्न रिवर टेरापिन। इसे IUCN के रेड लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड साइट्स के परिशिष्ट 1 और WPA के अनुसूची 1 में शामिल किया गया है। ये टेरापिन जो है
यह खारे जल में पाए जाने वाली प्रजाति है। कहाँ पे? ये खारे जल में। जनरली हमने क्या पढ़ा था ऊपर कि कछुआ जो है मीठे जल में पाया जाता है, बट ये कहाँ? खारे जल में पाई जाने वाली प्रजाति है। यह उत्तरी नदी टेरापिन यानी कि बाटागुर बास्का दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाने वाले सबसे बड़े कछुओं में से एक है। बाटागुर बास्का जो है भारत में पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में पाया जाता है। दक्षिण एशिया के कई देशों में इसे लुप्त प्राय मान लिया गया है। ये बंगाल टाइगर की तुलना में अधिक खतरे में है, लेकिन इनके बारे में कुछ लोगों को बहुत कम ज्ञात है। यह 60 सेंटीमीटर लंबा होता है। इनकी जो फीमेल होती है, मादाएं और किशोर जैतून धूसर रंग के होते हैं। उनकी आंखें धूसर और भूरे रंग की होती हैं। नर गहरे रंग के होते हैं। प्रजनन काल के दौरान पूरी तरह काले हो जाते हैं। उनकी आंखें, प्रजनन जब होता है ये पूरी तरीके से काले हो जाते हैं। इनकी आंखें पीली या सफ़ेद होती हैं। नर की पूंछ लंबी और मोटी होती है, लेकिन आकार में कुछ छोटी होती है। इनके अगर प्राकृतिक आवास की बात करें तो यह है तटीय मैंग्रोव क्षेत्र, खारियां और ज्वारीय क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन प्रजनन काल के दौरान नदी के बहुत ऊपर तक चले जाते हैं। यह एक सर्वाहारी जीव है जो सब कुछ खाता है। जल के किनारे के पौधों और क्लेम जैसे छोटे जानवरों को भी खाते हैं। प्रमुख खतरों में अंडों का शिकार और व्यापार शामिल है। इनका व्यापार किया जाता है और उनके अंडों का भी सेल किया जाता है, ट्रेड किया जाता है। क्लाउडेड लेपर्ड को IUCN रेड लिस्ट में वल्नरेबल के रूप में शामिल किया गया है। साइट्स के परिशिष्ट 1 में NWPA के परिशिष्ट 1 में शामिल किया गया है। क्लाउडेड लेपर्ड के बारे में जानते हैं। क्लाउडेड लेपर्ड जो है दक्षिण पूर्व एशिया, साउथ ईस्ट एशिया के घने वनों में पाए जाते हैं और सबसे प्राचीन बिल्ली की प्रजातियों में से एक है। इसकी तुलना अक्सर आइस एज सेबरटूथ से की जाती है, क्योंकि इसकी खोपड़ी के आकार के अनुपात में सभी बिल्ली प्रजातियों में सबसे बड़े श्वानदंत होते हैं। नर क्लाउडेड लेपर्ड मादा से दोगुने आकार के होते हैं। नर थोड़ा दोगुना बड़ा होता है एज कम्पेयर टू फीमेल। इनकी लंबी मोटी पूंछ पैरों पर इन्हें संतुलन प्रदान करती है, जहां बिल्लियां आश्रय और आराम के स्थान तलाशती हैं। इसके टखने पीछे की ओर घूम सकते हैं। इनके टखने जो है पीछे की ओर घूम सकते हैं ताकि बिल्ली सिर के बल पेड़ से नीचे उतर सके। इनका प्राकृतिक आवास आमतौर पर वर्षावन के निवासी हैं, लेकिन दक्षिण पूर्व एशिया के सूखे जंगलों में भी पाए जाते हैं। साउथ ईस्ट एशिया के सूखे जंगलों में भी ये पाए जाते हैं। क्लाउडेड लेपर्ड मांसाहारी होते हैं। ये रात्रिचर शिकारी होते हैं जो जमीन और पेड़ों पर अपने शिकार का पीछा करते हैं। इनका मुख्य शिकार गिब्बन, मकाक आदि होता है। खेतों की बढ़ती संख्या से लगातार हो रही आवास हानि इस प्रजाति के लिए एक बड़ा खतरा है। विशिष्ट विभाजन जंगल में प्रजातियों के अस्तित्व का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिसमें अधीनस्थ शिकारी प्रमुख मांसाहारियों के साथ स्थान और समय के अतिव्यापी होने से बचने के लिए अपने व्यवहार को समायोजित करते हैं। अब है अरब सागर हम्पबैक व्हेल। अरब सागर हम्पबैक व्हेल के बारे में हम जानते हैं। इसे IUCN के लिस्ट कंसर्न में शामिल किया गया है और WPA के अनुसूची 1 में शामिल किया गया है। अरब सागर हम्पबैक व्हेल जो है अरब सागर में रहने वाली, कहाँ पे? अरब सागर, अरेबियन सी में रहने वाली हम्पबैक व्हेल की एक छोटी उप आबादी है। पोषक तत्वों से भरपूर मल का उत्पादन करके व्हेल पादप प्लवक के उत्पादन और वृद्धि को बढ़ाती है। किसके? पादप प्लवक के उत्पादन और वृद्धि को बढ़ाती है, जो खाद्य स्रोत में सहायता करते हैं। एक वयस्क व्हेल की लंबाई जो है वो 40 से 50 फीट के बीच होती है। यह यमन, ओमान, ईरान, भारत, मालदीव, श्रीलंका के तटीय जल में पाई जाती है। यमन कहाँ है? UAE के नीचे कपाट, यानी सऊदी अरेबिया। UAE से नीचे कौन है? बॉर्डर टच करता है ओमान का, और जनरली ये सऊदी अरब के नीचे कौन है? यमन, और उसके बाद सऊदी अरब के नीचे यमन। जनरली इस टाइप का शेप है। यहाँ पे यमन, यहाँ पे ओमान, ये सऊदी अरेबिया है। यहाँ पे UAE है आपका, तो ये हो गया यमन, ये हो गया ओमान, और यहाँ से टच करता है
इस तरीके से, ये पाकिस्तान वाला रीजन और ये ईरान, यही है पर्शियन गल्फ, ठीक है, इन दोनों के बीच में। तो ये हो गया ईरान, ओमान, सॉरी यमन, ओमान, और हमारा इंडिया, प्यारा इंडिया, हमारा पड़ोसी मालदीव और श्रीलंका, श्रीलंका मालदीव के जल में पाई जाती है। हम्पबैक व्हेल आमतौर पर प्रवासी होती है जो अपने पूरे जीवन काल में लगातार दक्षिणी या उत्तरी गोलार्ध में यात्रा करती है। हालांकि अरब सागर के व्हेल अरब सागर में ही रहते हैं। ये पूरे अपने जीवन काल में लगातार दक्षिणी या उत्तरी गोलार्ध में यात्रा करती रहती है, यानी कि घूमती रहती है नॉर्थ साउथ गोलार्ध में, जबकि अरब सागर के व्हेल जो है ये अरब सागर में ही रहना पसंद करते हैं। ये मुख्य रूप से क्रिल, छोटे झींगा, क्रुटेशियंस का सेवन करते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं लाल पांडा। लाल पांडा क्या है? सो क्यूट। IUCN में इंडेंजर्ड के रूप में शामिल है। साइट्स के परिशिष्ट 1 में, WPA के अनुसूची 1 में शामिल है। हम जानते हैं इनकी कुछ विशेषताओं के बारे में। लाल पांडा शर्मीले, एकांतवासी और जंगली जानवर हैं। इन्हें पारिस्थितिक परिवर्तनों के लिए एक संकेतक प्रजाति के माना जाता है, इंडिकेटर माना जाता है इनको। इनमें एक विशेष अंगूठे जैसी कलाई की हड्डी होती है। अंगूठे, इनमें एक विशेष अंगूठे जैसी कलाई की हड्डी होती है जो चढ़ाई करते समय इन्हें अतिरिक्त पकड़ बनाने में मदद करती है। ये अपनी एड़ियों को 180 डिग्री तक घुमा सकते हैं। ये अपने एंकल्स को क्या घुमा सकते हैं? 180 डिग्री तक घुमा सकते हैं इसे, जिसे वे अपने पैर के को पीछे की ओर मोड़ सकते हैं। ध्यान रहे, ये अपने पैर को पीछे की ओर मोड़ सकते हैं। लाल पांडा अपने स्वयं के वर्गीकरण परिवार यानी कि एलुरिडे के एकमात्र जीवित सदस्य हैं। एलुरिडे के एकमात्र जीवित सदस्य हैं। पूर्वी हिमालय की एक संकेतक प्रजाति लाल पांडा मुख्य रूप से बांस खाने वाले होते हैं, लेकिन कभी कभी फलों और छोटे स्तनधारियों को भी खाते हैं। इनकी भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करें तो ये भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार और दक्षिणी चीन के उत्तरी पहाड़, ये जनरली कहाँ कहाँ पे है? तो हमारा भारत, ये है हमारा भारत, ओके, और फिर नेपाल, भूटान, म्यांमार, दक्षिणी चीन, साउथ चाइना की बात कर रहा है, उत्तरी पहाड़ पर है। ये भारत में यह प्रजाति सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग, कहाँ कहाँ पर? सिक्किम, सॉरी यहाँ सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश ये रीजन, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग जिलों में पाई जाती है। यह सिक्किम का राज्य पशु भी है। यह सिक्किम का क्या है? राजकीय पशु है। ओके, पश्चिम बंगाल के उत्तरी क्षेत्र। अब हम पढ़ रहे हैं स्याहपोश, कैरेकल, स्याहगोश। IUCN के रेड लिस्ट में इसे वैश्विक स्तर पर संकट मुक्त है यह, और भारत में लेकिन यह क्या है? संकटग्रस्त है। वैश्विक स्तर पर अगर बात करें तो ये संकट से मुक्त है, लेकिन भारत में यह संकटग्रस्त है। क्या नाम है यह इसका? स्याहगोश कैरेकल। साइट्स के परिशिष्ट 2 में, WPA के अनुसूची 1 में। स्याहगोश जो है छोटी बिल्लियों में सबसे भारी और तेज होते हैं, और अफ्रीका में छोटी बिल्लियों में सबसे बड़े होते हैं। अफ्रीका में जो है छोटी बिल्ली में सबसे बड़े होते हैं। इनका प्राकृतिक वास जो है अर्ध रेगिस्तानी परिदृश्य, सवाना, झाड़ीदार भूमि, शुष्क वन, नम आर्द्र भूमि या सदाबहार वनों में होता है। यह खुले, शुष्क, झाड़ीदार प्राकृतिक वास में भी पाए जाते हैं। स्याहगोश रात्रिचर शिकारी होते हैं और वे कोई भी शिकार खाते हैं जिसे वे पकड़ सकते हैं, जैसे कि नेवला, कृंतक, बंदर आदि। स्याहगोश के कानों की नोक पर बालों के गुच्छे उनकी सुनने की क्षमता को बढ़ाते हैं। ये कभी कभी पैरों पर चढ़ जाते हैं और बाद में भोजन के लिए अपना शिकार शाखाओं में छिपाकर रख देते हैं। ओके, जैसे UPSC ने पूछा था
कि चींटी जो है अपने भोजन को सॉरी गिलहरी जो है अपने भोजन को ज़मीन के नीचे बिल बनाकर वहाँ जमा करते हैं। तो ऐसे ही इस आधार पर ही आप इसको भी ध्यान रख सकते हैं कि कभी कभी पेड़ों पर चढ़ जाते हैं और बाद में भोजन के लिए अपना शिकार शाखाओं में छिपा कर रख देते हैं। शाहगोश आमतौर पर अकेले रहते हैं, गश्त करते हैं और आक्रामक रूप से अपने क्षेत्र की रक्षा करते हैं। अगर इनकी जोग्राफिकल उसकी बात की जाए स्टेटस की, तो ये मध्य अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, पश्चिम अफ्रीका, दक्षिण पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में होते हैं। राजस्थान की बात करें तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व, गुजरात में कच्छ का रण, राज्यों में अनुमानित 50 स्याहगोश बचे हैं। ओके, इसलिए ये संकटग्रस्त है। जबकि इस प्रजाति को विश्व स्तर पर IUCN रेड लिस्ट के तहत संकट मुक्त यानी लिस्ट कंसर्न के रूप में शामिल किया गया है। इसे भारत में संरक्षण मूल्यांकन और प्रबंधन योजना कैंप और IUCN रेड लिस्ट मूल्यांकन द्वारा संकटग्रस्त यानी कि इंडेंजर्ड के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। भारत में केवल गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियां कौन कौन से हैं? बर्ड्स की बात 2 भाग में कैटेगराइज किया गया है इसे। एक में है बर्ड्स, दूसरा में है स्तनधारी। ये क्या है? गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजाति हैं। कौन है? हिमालयन बटेर। हिमालयन बटेर इसे कहा जाता है ओफ्रिसिया सुपरसिलियोसा। दूसरा है गुलाबी सिर वाली बत्तख। पहला क्या है? हिमालयन बटेर, गुलाबी सिर वाली बत्तख। इसे कहा जाता है रोडोनेसा कैरियोफिलेसिया। साइबेरियन क्रेन जिसे कहा जाता है ग्रस ल्यूकोगेरानस। एंड द लास्ट वन इज सोशिएबल लैपविंग। इसे कहा जाता है, इसका अनदर नेम क्या है? वेनेलस ग्रेगेरियस। तो अगर याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो क्या बोलेंगे? हिमालयन बटेर, गुलाबी सिर वाली बत्तख, साइबेरियन क्रेन एंड सोशिएबल लैपविंग। क्या क्या? बटेर, हिमालयन बटेर, गुलाबी सिर वाली बत्तख, साइबेरियन क्रेन एंड सोशिएबल लैपविंग। आई होप आपके दिमाग में बैठ गया होगा। नेक्स्ट है स्तनधारी की अगर बात की जाए तो इसमें आता है अंडमान श्वेत दांतेदार छछूंदर। अंडमान श्वेत दांतेदार छछूंदर। दूसरा है जेनकिंस छछूंदर। तीसरा है निकोबार छछूंदर और चौथा है बड़ा चट्टान चूहा जिसे कहा जाता है क्रेमनोमिस एल्विरा। और इसे क्या कहा जाता है? पहला अंडमान श्वेत दांतेदार छछूंदर को क्या कहा जाता है? क्रोकीडूरा अंडमानेंसिस। और जेनकिंस छछूंदर को क्या कहा जाता है? क्रोकीडूरा जेनकिंसी। और निकोबार छछूंदर को क्या कहा जाता है? क्रोकीडूरा निकोबारिका। एंड बड़ा चट्टान चूहा क्या हो गया? क्रेमनोमिस एल्विरा। ओके, नेक्स्ट है ओके मछलियों बर्ड्स में और भी हैं, इसी के बारे में पूछा था। स्पूनबिल पूछा था, ये पक्षी है या नहीं है? यूपीएससी ने इस ऑप्शन दिया था। तो स्पूनबिल्ड सेंट पाइपर ये भी क्या है? गंभीर लुप्तप्राय है, संकटग्रस्त है। अब ये तो थे बर्ड्स का। अब आते हैं मछलियों में। मछलियों में कौन कौन से हैं? नाइफ टूथ सॉफिस, गंगा शार्क, पांडिचेरी शार्क, लार्ज टूथ सॉफिश और डेक्कन लेबियो। तो आपको क्या पता चला? जनरली सॉफिस मछली का अगर नाम ले रहे तो क्या आ रहा है? सॉफिस, गंगा शार्क। देख रहे हो फिश आ रहा है आप अगर देखें तो। नाइफ टूथ सॉफिस, गंगा शार्क यानी कि गिलफिश, पांडिचेरी शार्क, लार्ज टूथ सॉफिश एंड डेक्कन लेबियो। एक इस नाम को ध्यान रखना है आपको, डेक्कन लेबियो। और वहीं आप अगर मलाबार सेविटेना ये स्तनधारियों में है। और नामदफा उड़न गिलहरी जिसको क्या कहा जाता है? विश्वा मायोप्टेरस विश्वासी। ओके, अगर आप ध्यान से देखें तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है इनका नाम ध्यान रखना, बहुत ही इजी है, बट आपको थोड़ा सा दिमाग वहाँ यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा। सरीसृप की बात करें तो है हॉक्सबिल कछुआ, लाल मुकुट वाला छत वाला कछुआ जिसको कहा जाता है बटागुर कछुआ। और अगर उभयसर की बात करें तो उभयसर में आता है फिजरवर्डी मूर्ति
इंदिरानागुनिया एंड फिलोटस सैंक्टिसी सिल्वेटिकस, फिलोटस सैंक्टी सिल्वेटिकस और राउरचेस्टेस सिलांगेंसिस, ये सारे को क्या है, उभयचर हैं। थोड़ा सा आप 2-3 बार इसको गौर से देखना और समझने की कोशिश करना। मुझे पूरा विश्वास है कि एग्ज़ाम में आप खाली हाथ नहीं जाएंगे। इस प्रकार हमने अध्याय 3 को भी समाप्त कर दिया और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे समाचार पत्रों में रहे राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा और इसे देखेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू अगेन। थैंक यू वेरी मच।